हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुल 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में सीटेट के अंदर आए हुए क्वेश्चन होंगे और ये पेपर 2 के क्वेश्चन है। तो ये दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास एक खालिस्तान प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत खालिस्तान के समय होती है। तो विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं या डेवलपमेंट के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये बताए गए हैं आपके साइकोलॉजी के अंदर कि विकास है जो वह आपके गर्भधारण के समय ही इसकी शुरुआत हो जाती है। गर्भधारण के समय ही विकास होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से लेकर के यह विकास चलता है आपका जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। मृत्यु तक विकास चलता रहता है। तो निरंतर ये विकास गर्भ धारण के समय से लेकर के मृत्यु तक चलता रहता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और विकास अलग अलग स्टेज में अलग अलग उसकी मतलब आयाम होते हैं, अलग अलग उसकी स्पीड होती है। तो जैसे आप किशोर अवस्था में देखेंगे तो हाइट या फिर वृद्धि, शारीरिक वृद्धि जल्दी हो जाती है लेकिन विकास उतना नहीं हो पाता। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है और विकास धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ये विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो आपके गर्भधारण के समय से लेकर के आपके मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपका ऑप्शन है कि विकास एक क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत आपके गर्भधारण के समय से होती है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और तर्क का प्रश्न आया है। तो ऐसे प्रश्न आपको 2 से 3 मिलेंगे हर एक एग्जाम में और हर एक बोल सकते हैं सब्जेक्ट में, चाहे आपका सीडीपी हो और आपका चाहे मैथ्स हो, सभी में ईबीएस भी हो सकता है। सभी में इस तरीके के कथन और तर्क से प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं। गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा है, उसको कोई भी चीज पकड़ाओगे तो वह पकड़ने में असमर्थ होता है क्योंकि उसके अंदर वह पकड़ने वाली परिपक्वता अभी विकसित नहीं हुई है। तो जब तक अगर उसके अंदर परिपक्वता विकसित हो जाएगी तो वह उस गेंद को आसानी से पकड़ सकता है। तो कोई भी चीज सीखने के लिए उसको उस चीज की परिपक्वता शारीरिक रूप से चाहिए है। तो ऑप्शन जो है कथन है वह सही होगा। सीखना, अब तर्क दिया है आपका, सीखना विकास पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल सही है। आप अगर आपका शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से या फिर जिस एज में जितना विकास होना चाहिए उसी तरीके से आपका सही तरीके से चल रहा है तो आपका सीखना भी उतने ही अच्छे तरीके से चलेगा। मतलब आपका सीखना है वह विकास पर डिपेंड करता है। तो ये जो तर्क है ये भी आपका सही दिया है और ये जो है तर्क वह कथन की व्याख्या भी करता है। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प को चुनना है। तो ए और आर दोनों सही हैं, तो दोनों सही तो हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा 1 कि ए और आर दोनों सही है और जो तर्क आर है वह कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, समाजीकरण एक खालिस्तान प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध हैं। तो इनमें 2 विकल्प हैं, क्या हो जाएगा इसका? सामाजीकरण क्या कहलाता है? सबसे पहले तो सोशलाइजेशन क्या कहलाता है कि बच्चे हैं वह समाज में, मतलब खुद से तो सीखते ही हैं, वह समाज में रह करके उनसे अंतःक्रिया करके एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर करके बातचीत करके अपने ज्ञान का विकास करते हैं, अपने संज्ञान का विकास करते हैं। तो यह कहलाती है समाजीकरण। और ये समाजीकरण की हम बोलते हैं प्रथम संस्था क्या होता है उसका, कोई भी बच्चा है उसका परिवार या उसके माता पिता, परिवारजन समाजीकरण की पहली संस्था कहलाती है। पहली जो एजेंसी है फर्स्ट एजेंसी कहलाती है। फिर दूसरी क्या होती है उसका स्कूल,
स्कूल में जाकर के विद्यार्थी अपने सहपाठियों से, अपने शिक्षकों से जो कुछ भी सीखता है वह समाजीकरण की यह दूसरी या सेकेंडरी जो है द्वितीयक संस्था कहलाती है। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट हो गए आपके समाजीकरण के। अब यहाँ पे विकल्प में क्या होना चाहिए, तो समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया है या जटिल प्रक्रिया है। तो समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया मानी जाती है, सरल नहीं मानी जाती है। और जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण नहीं ये गलत हो जाएगा। समाजीकरण की जो है वह जटिल प्रक्रिया है और समाजीकरण के विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध इसमें क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि परिवार और जो स्कूल है या फिर जो व्यक्ति हैं जिनसे बच्चा रोज मिलता है, जिनसे बातचीत करता है, सहपाठी हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे, तो इनका आपसी संबंध क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चरण में बच्चे मूर्त समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं परंतु उन्हें निगमनात्मक सोच करने में कठिनाई होती है। तो पियाजे के अनुसार जो बच्चों के विकास के, संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं, 4। पहला चरण होता है संवेदी चालक अवस्था, इसको ही संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। इसकी जो अवधि होती है 0 से 2 वर्ष तक की इसकी अवधि होती है। इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व मतलब क्या होता है कि कोई जो बच्चा है किसी वस्तु को आप उसको देंगे तो फिर उससे वस्तु छीनेंगे तो वह बच्चा उस वस्तु के लिए देखने के लिए रोएगा, उसको मतलब उसको प्राप्त करने के लिए रोएगा या फिर क्रियाएं करेगा। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो समय होता है वह 2 से 7 वर्ष की आयु ये होता है। फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त संक्रियात्मक या फिर इसी को बोला जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये इसकी जो अवधि होती है वह होती है आपकी 11 से 14 वर्ष। तो ये आपके पियाजे की 4 चरण थे। अब यहाँ पे जो आपका चरण पूछा है जिसमें बच्चे मूर्त समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं परंतु उन्हें निगमनात्मक सोच करने में कठिनाई होती है। तो मूर्त रूप से कोई चीज सीखते हैं तो वह होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। कोई चीज अमूर्त या परिकल्पनात्मक रूप से, कल्पनात्मक रूप से कोई चीज सोच सके तो वह होगा आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है? अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होगा अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे? उद्दीपन व प्रक्रिया के अनुबंधन की प्रक्रिया में, जब इनाम और सजा को प्रयोग किया जाता है। तो इनाम और सजा ये आपके सकारात्मक और नकारात्मक इन्फोर्समेंट या फिर जो आपका क्या बोलते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फोर्समेंट के उदाहरण हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं व व्याख्यान देते हैं, वयस्क लोगों के व्याख्यान देने से बच्चा सीख पाएगा अर्थपूर्ण तरीके से, तो ये भी गलत हो जाएगा। खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में, तो सबसे प्रभावी अध्ययन वही होता है कि जिसमें बच्चे खुद अपने आप से कोई चीज आरंभ करें, उसके लिए गतिविधि करें मतलब क्रिया करें और उसको पाने के लिए या फिर उसको पूरा करने के लिए अलग अलग चीजों की खोज करें। तो यही सही आंसर होगा ऑप्शन 4। जब बच्चे खुद आरंभ करते हैं और गतिविधि करते हैं और साथ ही साथ उसकी खोज करते हैं तब बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम व्यवस्थित तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन, पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के
बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत कथन को यहाँ पे चुनना है। संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा समान होती है, तो ये तो आपका ट्रू है। आपने अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि जो संज्ञानात्मक विकास है वह एकीकृत मतलब चरणबद्ध तरीके से होता है जिसकी दिशा समान होती है। एक चरण को लांघ कर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, ये होगा आपका फॉल्स, क्योंकि पियाजे ने जो 4 चरण बताए हैं जिसको अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो एक चरण के बाद दूसरे में, उसके बाद तीसरे में, उसके बाद चौथे चरण में बच्चा प्रवेश करता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई एक चरण लांघ करके डायरेक्ट आपका अगले चरण में वह पहुंच जाए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट को ही चुनना था। बाकी आपके विकास के बारे में और भी चीजें लिखी हैं तो ये आपको याद करने में सही होंगी। सभी चरण एक निश्चित अनुक्रम अनुसार होते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो जाएगा। विकास में सभी क्रम एक दूसरे के निश्चित क्रम में आते हैं, एक के बाद एक ही आते हैं। चरण सार्वभौमिक हैं, मतलब यह क्या है, एक तरीके से फैक्ट है कि इन चरण से ही होकर बच्चा गुजरेगा। यह हर जगह के बच्चों के गुणधर्म को दर्शाती है, तो ये भी ट्रू है। आपको फॉल्स चुनना था, तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर की क्या विशेषताएं हैं? जिस तरीके से पियाजे ने विकास के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, उसी तरीके से कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के 3 चरण बताए गए हैं। पहला होता है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा होता है पारंपरिक स्तर और तीसरा होता है उत्तर पारंपरिक स्तर। ये आपका नैतिक विकास के 3 चरण होते हैं। तो आपसे पूछा है कि पूर्व परंपरागत स्तर की क्या विशेषताएं होती हैं, तो पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चे क्या करते हैं, ऐसे व्यवहार को अपनाते हैं जो समाज में मान्य होते हैं, जैसे नियम है या फिर क्या बुरा है क्या भला है, इन सभी चीजों को पहचानने लगते हैं। तो इस तरीके का जो विशेषता होगी वह आपका पूर्व परंपरागत स्तर में आएगी। तो देखते हैं इस बात पर ध्यान की सांस्कृतिक कारक और जेंडर नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। नियमों का पालन या अवज्ञा अच्छे या बुरे का परिणामों से निर्धारित होना, अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली आपने बात सुनी होगी, यह आपका पूर्व परंपरागत स्तर की विशेषता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी और को भी देख लेते हैं। व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है, तो यह होता है पारंपरिक स्तर में, पूर्व पारंपरिक स्तर में नहीं होता। ये स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन करना जो सार्वभौमिक है, तो ये भी इसकी विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करने का क्या प्रभाव पड़ेगा? लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब बच्चे अपनों से बढ़े, जिनका विकास अधिक है, जिनमें योग्यता अधिक है, या फिर जो आपसे अनुभव में बड़े हैं, उनके साथ अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन, उनसे बातचीत करने में, उनके साथ रहने में, उठने बैठने में आपकी संज्ञानात्मक क्षमता, आपके कॉग्निटिव कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सुसाधित होती है या घटती है। तो जब आप अपने से योग्य व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो आपकी योग्यता भी क्या होगी, बढ़ेगी, आपकी संज्ञानात्मक क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब सुसाधित होगी, घटेगी नहीं, नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और कोई प्रभाव भी, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है। सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। सीखना सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन, अभी हमने इसकी बात की थी, जिसमें सजा
और पुरस्कार की बात की गई थी। तो यही होता है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। तो ये गलत हो जाएगा। सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया व स्मृति के भंडार शामिल हैं। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, गलत। जो इसका सही है, सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः वैयक्तिक बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? अंतः वैयक्तिक बुद्धि क्या कहलाती? सबसे पहले तो इसको समझेंगे। अंतः वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है जब कोई बच्चा अपनी क्षमताएं, अपनी भावनाएं या अपने विचार को समझने में सक्षम हो जाए, तो वह क्या कहलाता है? अंतः वैयक्तिक बुद्धि। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1, छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, या अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना। तो यही कहलाती है आपकी क्या? अंतः वैयक्तिक बुद्धि। तो थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, फर्स्ट तो इसका नहीं होगा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एक शहर को डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्रकार पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि अधिक होने की संभावना होती है? तो जो भी वास्तुकार हैं, डिजाइनर हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं या कलाकार हैं, इनके पास होती है फ्रेंड्स स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि इनके पास होती है, स्पेक्टिकल इंटेलिजेंस इनके पास होती है। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषाई बुद्धि देखा जाता है गायक के पास में, सॉरी कवि के पास में, लेखक के पास में, इनके पास क्या होती है? आपकी भाषाई बुद्धि होती है। संगीतमय बुद्धि या आपका जो है ये जो बुद्धि होती है ये आपका संगीतकार के पास होती है या सिंगर्स के पास होती है। और अंतः वैयक्तिक बुद्धि की अभी हमने बात की है पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्ष में पाठ्यचर्या किस प्रकार की होती है? बेहद कठोर व संरचित, जिसमें बच्चों को कोई स्वायत्तता ना हो। तो अगर आप कठोर रखेंगे तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रगतिशील कक्षा होता क्या है कि जिनमें सभी बच्चों की रुचियों को, उनकी क्षमताओं को आंक करके उनके अनुसार कोई भी क्रिया या पाठ्यचर्या बनाना, जिससे सभी बच्चे एक साथ बैठ करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकें। ये प्रगतिशील कक्षा या प्रगतिशील शिक्षा का एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है। ऑप्शन 2 को देखेंगे, विषयों को खंडित रूप से संगठित करती है जिसमें विषयों का कोई पारस्परिक संबंध ना हो। तो ये भी गलत है। हम विषयों को अंतः विषयक करके, मतलब एक दूसरे से रिलेट करके, एक दूसरे से जोड़ करके बढ़ाते हैं। बच्चों की रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। तो यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जानकारी को असंगत टुकड़ों में प्रस्तुत करना, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सह शिक्षा कक्षा में एक शिक्षक लड़कों से कहता है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विज्ञान को मत लो, तुम लड़की नहीं हो, इससे किसको बढ़ावा मिलेगा? तो इस क्वेश्चन को हमने पिछली कक्षा में भी, जब पिछली क्लास ली थी उसमें भी हमने इसको व्यवस्थित तरीके से समझाया था। यह उदाहरण होता है आपका जेंडर बायसेस, जेंडर स्टीरियोटाइप्स का, जेंडर रूढ़िवादिता का यह उदाहरण होता है। जब कोई शिक्षक या कोई व्यक्ति लड़के और लड़कियों में भेद करे तो यह कहलाता है आपका जेंडर रूढ़िवादिता। आप अगर इस तरीके से बोलें कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां गणित में अच्छी नहीं होती हैं, तो यह आपका उदाहरण हो जाएगा किसका? जेंडर रूढ़िवादिता का। अगर आपसे पूछें कि लड़के की मांसपेशियों का वजन या क्षमता लड़कियों की मांसपेशियों से अधिक होती है, तो यह उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि यह शारीरिक रूप से तुलना की जा रही है, जो कि अलग भिन्नताएं हो सकती हैं। मानसिक रूप से जब तुलना की जाएगी तो यह क्या हो जाएगा? जेंडर स्टीरियोटाइप का, जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट, एक छात्र की वैचारिक स्पष्टता का आकलन प्रभावी ढंग से किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन 1, छात्रों को परिभाषा पढ़ने के लिए कहकर। तो केवल परिभाषाएं याद करने से या पढ़ने से प्रभावी आकलन नहीं होगा। विद्यार्थी को दैनिक जीवन में अवधारणा के प्रयोग के बारे में सोचने के लिए कहकर। तो हमारा उद्देश्य ही होता है
कि हम छात्रों के दैनिक जीवन की अवधारणाओं को उनके अध्ययन सामग्री के रूप में, उनको पढ़ाने के रूप में उनका उपयोग करें, उनका अनुप्रयोग करें। छात्र को बोर्ड से कॉपी करने के लिए कहकर, तो इससे वह बोर्ड से कॉपी कर लेगा लेकिन उसका विकास सही से नहीं होगा। छात्र को दूसरे छात्र की प्रतिक्रिया याद रखने के लिए कहकर, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वे कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करें, चर्चा को हतोत्साहित करें। हम चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं, ना कि हतोत्साहित, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। असहमति के प्रति असहिष्णु बने। अगर कोई छात्र किसी चीज के प्रति असहमत है तो हमें उसको डांटना फटकारना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अभिसरण सोच पर जोर दें, अभिसरण सोच पर जोर दें, ये गलत हो जाएगा। आपका हो जाएगा कई दृष्टिकोण को स्वीकार करें। डाइवर्टिव थिंकिंग हमारी होनी चाहिए, ना कि कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत होगा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है? भाषाई विविधता। बिल्कुल, भाषाई विविधता को हम समावेशन में क्या करते हैं, शामिल करते हैं, और एक तरीके से उसको लर्निंग एड्स के रूप में उसका उपयोग करते हैं। लिंग विविधता, तो ये भी सही बात है। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, अलग अलग सामाजिक संस्कृति से आने वाले विद्यार्थियों को हम समावेशी कक्षा में शामिल करते हैं। और योग्यता और विकलांगता, तो हम यह भी पढ़ते हैं कि योग्य व्यक्ति और विकलांग जो विद्यार्थी है उनको भी हम एक ही कक्षा में एक साथ बैठा करके उनके संपूर्ण विकास की बात करते हैं समावेशन कक्षा के अंदर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, जिसमें स्टेटमेंट 1, 2, 3 और 4 चारों करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम होते हैं? तो अभी हमने इनके बारे में पढ़ा है। संवेदीकामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष तक ये चलती हैं। आपसे पूछा है कि अमूर्त समस्याओं को, तो हमने उसी क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस कर लिया था। यह आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का इसमें आंसर सही होगा। नेक्स्ट, खालिस्तान के साथ संघर्ष करने वाले छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जो गुणज वैकल्य या फिर गणित संबंधी विकार से, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्कैल्कुलिया, इसके साथ संघर्ष करने वाले विद्यार्थियों को गणितीय अवधारणाओं को समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पठन वैकल्य क्या कहलाता है? आपका डिसलेक्सिया। लेखन वैकल्य कहलाता है आपका डिस्ग्राफिया, और स्वलीनता कहलाता है आपका ऑटिज्म। ये चारों आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीक है। यहाँ पे दृष्टि बाधिता होना चाहिए। दृष्टि बाधित जो विद्यार्थी है उसकी सहायता के लिए आप कौन सी सहायक तकनीक का उपयोग करेंगे? बड़े मुद्रण वाली वर्कशीट, बाक चलित कंप्यूटर, कैलकुलेटर या आवर्धक लेंस। तो जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होगा उसको बोलने वाले उपकरण, बाक चलित कंप्यूटर का उपयोग हम कर सकते हैं, जो यह सहायक तकनीक के रूप में उपयोग ली जा सकती है। नेक्स्ट, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। क्या शामिल है? विचारों की लचीलापन, प्रवाह और मौलिकता। तो यही बिल्कुल सही आंसर होगा। जो रचनात्मक बच्चे होते हैं उनकी विशिष्ट पहचान होती है कि उनके विचारों में क्या होता है? लचीलापन होता है। लचीलापन से मतलब कि उनके अंदर सीखने की एक तरीके से ललक देखी जाती है, प्रवाह होता है और मौलिकता भी होती है। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट,
बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम खाली स्थान या रिक्त स्थान से रिक्त की ओर होना चाहिए। तो जब भी हम कोई भी बच्चों के विचार को या उनके विकास की बात करते हैं तो वह होता है सामान्य से विशिष्ट। पहले सामान्य चीजें उनको पढ़ाई जाती हैं या सामान्य जानकारी दी जाती है, उसके बाद विशिष्ट जानकारी प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जटिल से सरल ये उल्टा लिखा है, ये सरल से जटिल होता है, ये मूर्त से अमूर्त होता है और ये अनुप्रतीकात्मक से सांकेतिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियां बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती हैं? कौन से कौशल? समालोचनात्मक चिंतन, स्मरण और पुनरुत्पादन तो हम जो है रूट लर्निंग को नहीं मानते हैं, स्मरण को या फिर याद करने को, रटने को हमेशा गलत मानते हैं, तो ये रटना यहाँ से भी हट जाएगा। परीक्षा के लिए सीखना, तो यह आपका प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य होगा। हम बात करते हैं महारत उन्मुखी लक्ष्य की, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 समालोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए बच्चों को प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए? अन्वेषण और प्रयोग, तो इसके लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। परा संज्ञान, इसके लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। चर्चा और बहस के लिए भी बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। निष्क्रिय श्रवण के लिए हम बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, यहाँ पे सक्रिय होना चाहिए था, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्कूलों और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता को किस तरह समझना चाहिए? ऑप्शन 1 है छात्रों की कमजोरी शैक्षणिक क्षमताओं का प्रतिबिंब, शिक्षक की कमजोर क्षमताओं का प्रतिबिंबन, एक व्यवस्थागत मुद्दा जिससे स्कूल को शिक्षण प्रणालियों पर प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है, या समुदायों का मुद्दों क्योंकि गरीब आर्थिक वर्ग के बच्चों को अन्य बच्चों की तरह एक ही स्कूल तंत्र में शिक्षित नहीं किया जा सकता है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, एक व्यवस्थागत मुद्दा है जिसमें स्कूल को शिक्षण प्रणालियों को पर प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगर कोई छात्र विफल होता है तो यह छात्र की कमजोरी नहीं है, यहाँ पे शिक्षक की कमजोरी भी नहीं कह सकते, यह पूरी व्यवस्था की फेल्यूर या विफलता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे सहन सिद्धांत या वैकल्पिक धारणाएं बनाते हैं क्योंकि उनकी सोच बड़ों से काफी नीच होती है, वे कोरी पट्टी हैं, वे सोच वाले प्राणी हैं जो दुनिया के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, और उनकी सोच अतार्किक और तर्कहीन है। तो ये क्वेश्चन तीनों ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 जिसमें लिखा है कि वे सोच वाले प्राणी हैं और दुनिया के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अटक जाता है तब वह क्या कहलाता है? कोई बच्चा एक ही तरीके का उपयोग कर रहा है हर एक समस्या को सुलझाने के लिए, तो उसकी जो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा अनुक्रिया समुच्चय। अनुक्रिया समुच्चय का यह उदाहरण होगा। नेक्स्ट, कथन और तर्क का क्वेश्चन आपके सामने फिर से है। समस्या समाधान पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को अपनी सोच के बारे में सोचने सीखने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हतोत्साहित करें, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रोत्साहित करते हैं ना कि हतोत्साहित, ये गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास समस्या समाधान में बाधा डालता है, तो बाधा नहीं डालता है, यह इसके लिए प्रभावी होता है। तो कथन ए और आर दोनों गलत हैं, तो ए और आर दोनों गलत हैं, ऑप्शन 4 में दिया है, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर से कथन और तर्क का एक और क्वेश्चन है। शिक्षकों को मध्य विद्यालय के छात्रों को विस्तार से बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, जिससे क्या कैसे और कब सीखना है। तो ऐसा नहीं है कि
ये निर्धारित कर सकें कि उसे कब कैसे क्या सीखना है, तो ये गलत हो जाएगा। मिडिल स्कूल के बच्चों में अपने अधिगम को स्वनियमन करने की क्षमता नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है। मिडिल स्कूल हो चाहे कोई हो, बच्चे अपने आप से सीखने की क्षमता रखते हैं, तो ये नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा। मतलब ए और आर दोनों यहाँ पे भी गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, योग्यता को खालिस्तान और असफलता को खालिस्तान के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो योग्यता स्थिर है, तो नहीं। योग्यता कैसी होती है? वृद्धिशील होती है। और असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए, ना कि अपमानजनक के रूप में। तो यह भी ऑप्शन कट जाएगा। मतलब ऑप्शन 4 इसका सही होगा कि योग्यता को हम वृद्धिशील के रूप में और असफलता को अवसर, सीखने के अवसर के रूप में सोचते हैं। छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए यह प्रेरित करता है। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ बिल्कुल सही है। यह छात्रों को सीखने के लिए क्या करेगा? प्रभावित करेगा। छात्र की आयु, तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था कि परिपक्वता सीखने के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो ये भी सही है। एक अवधारणा को पढ़ने के लिए शैक्षणिक रणनीतियां, आपकी जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, वह प्रभावित करेंगी, बिल्कुल सही है। छात्र की क्षमता के बारे में शिक्षक का विश्वास, ये भी इसका सही हो जाएगा। मतलब चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स, जो हमने आज सीडीपी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एवं आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। सीडीपी के अलावा ईवीएस, हिंदी, मैथ्स, ये सारी क्लासेस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। सीटेट नामक प्लेलिस्ट में सभी एक साथ डली हुई हैं, लगभग 30 वीडियो वहां पर हो चुकी होंगी, तो आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आपसे जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।